वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन लोग इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है। हम लोग अभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम हमारे सामने है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप सभी को पता होगा कि सिर्फ ये सीटेट के लिए नहीं, बाकी जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सम्मुख रख रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और जो कॉन्सेप्चुअली भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कोई भी कोर्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। विकल्प को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद बीच में आप लोग कमेंट करके अपना उत्तर बता सकते हैं। विकल्प हमारा ए है कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। बी है कि पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक। और सी है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। और डी है कि कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो उत्तर जानना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पहले प्रश्न को समझना होगा कि कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। ठीक है, तो अगर आपने प्रश्न समझ लिया और इसके पहले भी सारी चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस किया था ना, तो यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं ना। इसका जो उत्तर होगा आपका वो डी सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा? डी सही होगा। डी वाला उत्तर आप यहाँ पे सही मानेंगे, क्योंकि कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग करके नए ज्ञान की रचना के लिए जो है ऐसा पाया गया है कि नए ज्ञान की रचना जब वो करते हैं तो वो उनके लिए उपयोगी होती है। ठीक है, नवीन विषय का ज्ञान उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चों को देना चाहिए। जो उनको जानकारी उसी आधार पर समझाना चाहिए, उसी आधार पर उदाहरण उनको देने चाहिए। दूसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। यानी कि जो लर्निंग होती है बच्चों की, ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी है कौन सी विचारधारा। पहला है कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बी है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। और त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा हिंदी क्लिष्ट लग रही हो तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एरर्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू द गैप्स इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, लर्नर। तो त्रुटियां जो अधिगम, जैसे ये कॉमन वर्ड हिंदी वाले पता ही होगा आपको, तो इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है। अधिगम अगर आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डी वाला ऑप्शन है कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें पूछा है कि अवरोधक है। ठीक है, इसको प्रश्न को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। अवरोधक मतलब कि बाधा उत्पन्न करता है। यदि त्रुटियां होना जिससे आपको पता है कि स्वाभाविक है, तो इसका बी विकल्प सही होगा प्रश्न के हिसाब से। क्योंकि अगर त्रुटियां होने पे आप लज्जा महसूस करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे ना। बाकी सही है कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। सीखने की प्रक्रिया, आप गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं, और उसके बाद उस गलती को सुधारते हैं तो उसमें अपना ज्ञान जोड़ते हैं, ज्ञान समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सी वाला भी सही है कि त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ के अंतरालों की जानकारी देता है। और डी भी सही है कि त्रुटियां जो है डांट के भय से त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब डांट कोई ऐसा नहीं कि बच्चे गलती करने से डरें। ठीक है, उनको जिज्ञासा उनकी जो है इस कारण से नहीं दबनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आए। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ठीक है, अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, मोटिवेशन। तो बाह्य मोटिवेशन का क्या कारण है? विकल्प को आप देखते हैं हम लोग। पहला है कि अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय जो है अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है। बी है कि नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। सी है कि सितारा अपने अंतोषण के लिए अपने से बड़े से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। और डी है अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है। कुलमित यहाँ पे ये सब रेयान ये नाम है,
तो यहाँ पे पूछा कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाहर से अभिप्रेरणा आ रही है ना, तो बाहर से अभिप्रेरणा जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है, दो प्रकार के समानता मोटिवेशन अगर आप बांटना चाहें तो जो बाहर से आपको मिलता है जैसे कि आपको इनाम देना, पुरस्कार देना, ठीक है, सम्मान देना, इस तरह की होती है। तो आप देखिए इसमें जो आपको विकल्प सही लग रहा है वो कौन सा है, ये बी वाला है कि इनाम या नगद राशि पाने के लिए परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करना। सिंपल सा है, ध्यान से बस प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने आप जो है आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न आप लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर 4 है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, फिर ब्लैंक है, स्पेस छोड़ा है, हो, यानी कि इसमें से क्या होगा। चौथा तो विकल्प को देखते हैं कि टीचर डायरेक्टेड, ठीक है, शिक्षक के डायरेक्शन, शिक्षक के जो निर्देश हैं, सहपाठियों द्वारा कुछ निर्देश हो सकता है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर हो सकता है, केंद्रित हो सकता है, अथवा सेल्फ डायरेक्टेड हो सकता है या स्वनिर्देशित हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा, सेल्फ डायरेक्टेड, स्वनिर्देशित। देखिए अधिगम अधिक सार्थक होगा, यानी कि लर्निंग कब सार्थक होगी, जब उसका मोटिवेशन स्वयं से आ रहा होगा, प्रभाव उसका स्वयं से आ रहा होगा। आप खुद चाह रहे होंगे पढ़ना, कोई बार बार आपको बोले, वैसे बोलते भी हैं घर वाले पढ़ने के लिए, बच्चों को टीचर्स पढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, टीचर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उतना काम नहीं करता जब तक बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते या खुद से उनको नहीं लग जाता कि ये पढ़ाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल, ठीक है, और इफेक्टिव तब होती है जब सेल्फ डायरेक्टेड होती है, वो हर क्षेत्र में। जैसे आप भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आप नहीं पढ़ सकते, उसके लिए अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन से जानवर के आगे के दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं या बढ़ता रहता है। विकल्प आपके सामने है बिल्ली, सी सांप, गिलहरी, और डी है बाघ। ठीक, तो बहुत सरल है और बहुत बार ये जो प्रश्न है हमने देखा, ये 5वां प्रश्न, ठीक है, ये बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और इसका जो सही उत्तर है, आप लोग ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गिलहरी। ठीक है, जनरली गिलहरी के दांतों का बहुत ज़्यादा उपयोग करती है, और गिलहरी अगर आप देखें तो ये कुतरने के काम करती है, मतलब जो आगे के दांतों को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं हैं। एनवायरनमेंट और सारे क्वेश्चन अब जो है आपको ज़्यादातर मिक्स करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हो जो कठिन प्रवृत्ति के हों, ठीक है, करंट के क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है। तो विकल्प को देखिए, पहला है कि जो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है, इसमें से सही आपको छांटना है। और बी है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। सी है कि सभी मादा अंडे देती हैं। और डी है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लाने का प्रयास करती हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखें तो इसमें पूछा क्या है, ठीक है, इसमें पूछा है कि उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए, यानी कि कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो विकल्प है इसमें ए बी अथवा जो है एंड सी डी है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस हिसाब से दे रखा है कि इसमें मतलब ये होगा ए बी सी होगा अथवा ए बी सी। ठीक है, ए बी और ए बी सी, ए सी और ए सी, मतलब दोनों होंगे या अलग अलग करके दिए रखे हैं। तो इसमें अगर आप देखें जो छठा प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है मधुमक्खी वाले में कि जो फीमेल होती हैं, ठीक है, सी इसमें सही होगा ना, क्योंकि अगर आप देखें तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि अंडा देती है। और उसमें कुछ नर मक्खी होती हैं, कार्यकर्ता मक्खी होती हैं, और छत्ते में बहुत सारी जो है काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो नर मक्खी होती है उनका बहुत काम नहीं होता। ठीक है, और जो सामान्यतः जो मक्खी होती है कार्यकर्ता फूलों को ढूंढती है, उनसे जो है इकट्ठा करके चीज़ों को लाती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन की तलाश करती हैं, ठीक है, और जो है छत्ते में लाकर उनको रखती है। तो इस हिसाब से इसका देखेंगे तो इसका उपयुक्त विकल्प जो होगा सी होगा। ठीक है, इस तरह के प्राय प्रश्न हमने पहले भी कई बार किए हैं, तो आप उनको देखेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। बाकी ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम आपके सामने इस तरह से अलग अलग रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखें तो प्रश्न नंबर 7 है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं
उनका वन भूमि और उनसे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट से लिया गया है। यानी कि किस एक्ट से लिया गया है? कहने का तात्पर्य है कि कोई 25 साल से लगातार जंगलों में रह रहा है, तो बोल रहे हैं कि जंगल में जो उनकी उपज होती है, वन भूमि और उसमें होने वाली उपज, उन पे जो है उनका अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प है कि आपका जो है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, और नेशनल फॉरेस्ट एक्ट भी कह सकते हैं 1988 है, और इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का। तो इसका अगर आप 7वें का उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2007, ठीक है, वन अधिनियम 2007। क्योंकि वन अधिनियम 2007 की बात करें तो ये ऐसा अधिकार देता है कि जो आदिवासी वगैरह रह रहे हैं वहाँ पे, उनको जो है उससे संबंधित अधिकार को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो 1927 का अधिनियम है, वनों उत्पाद से संबंधित आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं। और 1928 का जो राष्ट्रीय वन नीति है, उसमें मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का परिस्थिति के संतुलन की स्थिरता बनाए रखना, यानी कि जो बैलेंस है उसको बनाए रखना मुख्य काम है। आपने हाल ही में एक मूवी आई होगी कांतारा, ठीक है, उसका आप लोगों ने देखा होगा। उसमें भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि गवर्नमेंट और जो वहाँ के मूल आदिवासी हैं दोनों को मिलकर रहना चाहिए, ठीक है, और उनकी जो वहाँ की वन उपज होती है उनको उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए, ठीक है। वो हालांकि वो अलग ही थीम पे बनी है पिक्चर, लेकिन फिर भी कुछ इस चीज़ों को दिखाया गया, इन सारी चीज़ों को उसमें। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है झूम फार्मिंग क्या है? झूम की खेती क्या है? यह झूम खेती है तो ये जैव खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बी है काट और दग्ध खेती यानी कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, और सी है कीटनाशकों का मतलब सीमित उपयोग इसमें किया जाता है, अथवा डी है रासायनिक खाद का सीमित प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा प्रश्न है कि सभी पेपर में और हर प्रकार के जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न आते हैं एनवायरनमेंट के, आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर बहुत से लोग समझ गए होंगे, इसका उत्तर है बी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये सामान्यतः आप देखेंगे कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की खेती होती है, जूम फार्मिंग। यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसा कि इसका नाम ही है कि काट और दग्ध, यानी कि खेती करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, पेड़ों को काट के उसको मैदान बनाते हैं, वहाँ पे उनको जला देते हैं, उस राख वगैरह जो है बाद में खाद में परिवर्तित हो जाती है, फिर वहाँ खेती करते हैं। लंबे समय के बाद खेती करने के बाद जब वहाँ की उपजाऊ, उस मिट्टी की जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो कम होने या उपज कम होने लगती है तो बाद में छोड़ देते हैं, और बाद में उसमें फिर से जो है जंगल उगाता है, फिर उसके हिसाब से वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से इनका क्रम चलता रहता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 9 हमारा है कि जो रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये प्रश्न गलती से आ गया है, वैसे ये इसका जो सही उत्तर आपके सामने होगा वो बी होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है टाइपिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोग को पता होगी, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ पे विकल्प है कि सिकोना पेड़ से किस भाग से मलेरिया का उपचार किया जाता है? जड़ से, पत्ते से, बीज से, अथवा छाल से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रश्न नंबर 10 है इसका जो सही उत्तर होगा, आपको पता होगा कि छाल से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो बीच में जो एक जब कोरोना फैला था तो कोरोना की वैक्सीन जब डेवलप नहीं हो पाई थी तो यूएसए में और भी बहुत से देशों में इंडिया से एक वैक्सीन, आप लोगों को अगर याद होगा तो उसका नाम अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बता सकता है, वो वैक्सीन जो है उसके तौर पे अब यूज की जा रही है, उसको मंगाया जाता था। बाकी आप सभी को पता ही है कि कुनैन एक दवा है जो इसी से बनती थी और इसी के लिए उपयोगी है। तो सिकोना पेड़ याद रखिए, कई बार ये जैसे यहाँ पे सिकोना पेड़ दे रखा है, कई बार इससे पूछता है कि मलेरिया की दवा का जो मलेरिया का उपचार है, उपचार में कौन सा पेड़ काम आता है या उस पेड़ का कौन सा भाग काम आता है, इस तरह से चीजें आती हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़े तो पौधे में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा जो है पौधे के आधार में दिया जाता है वह क्या कहलाता है? विकल्प ए है नैनो सिंचाई यानी कि नैनो इरिगेशन, बी है माइक्रो या लघु सिंचाई, सी है फेमटो सिंचाई, और डी है ड्रिप सिंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि सीधे कहाँ पे जा रहा है, पौधों की जड़ों में, आधार में दिया जा रहा है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि इसका जो सही उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है, ये वैसे ऐसा उत्तर है कि ये ऐसा प्रश्न है कि इसको आपने
बहुत से किताबों में, बहुत से प्रश्नों में, जितने भी पेपर आते हैं वहाँ पे इस चीज़ को आपने देखा होगा। तो इसका सही उत्तर है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई। पौधों में जो पानी देने के लिए ये तकनीक प्रयोग होती है, इसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों तक पहुंचाया जाता है, इसी को ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ड्रिप सिंचाई एक प्रकार से देखी जाए तो ऐसी विधि है कि जल को पौधों की जड़ तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प देखते हैं। पहला है कास्कुटा या अगरवेला पौधा, ठीक है, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्णी। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये पौधे ऐसा नहीं कि जो कीटों को खा के या उनसे अपना भोजन कराते हैं, उनसे थोड़े से बहुत उनके न्यूट्रिशन या नाइट्रोजन वगैरह जैसे तत्वों की कमी होती है, जिन तत्वों की, उन तत्वों को ये पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इन जो है इस तरह के पौधों को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे घटपर्णी पौधे कहते हैं। ठीक है, कैक्टस, सूरजमुखी, ये सब आप लोग जानते होंगे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि जो वर्षा का पानी होता है उसको भविष्य में उपयोग करने के लिए सबसे बढ़िया या संचित करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का मतलब वर्षा के पानी के लिए जो है उत्खनन करना, या वर्षा के पानी का संचयन करना। ठीक है, अब देखिए हिंदी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आपको अजीब लग रहा होगा या थोड़ी सी कठिनाई आ रही होगी, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, रेन वाटर का कलेक्शन करना, पंपिंग करना, डिगिंग करना और हार्वेस्टिंग करना। तो वाटर हार्वेस्टिंग विधि आपने सुनी होगी, जिसमें जो पानी होता है उस पानी को संचय किया जाता है, फिर उसको विभिन्न कामों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, जितने भी काम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो गया हो अथवा आपके रोजमर्रा के जीवन के काम हो, ये उसके लिए उपयोग किया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ जो वर्षा का पानी पूरी तरह से लगभग खराब हो जाता है, जिसका सदुपयोग किया जा सकता है, और जहाँ पे शहरों में पानी की समस्या है या और भी जगह जो खेतों में सिंचाई की समस्या है, उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, तालाब और पोखरों के माध्यम से। ठीक है, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, कहीं कहीं जगह और जहाँ पे भी पानी की कमी है वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया, जो आपका पानी घर से निकलेगा बारिश में या किसी भी प्रकार से साफ पानी, उसको एक जगह स्टोर किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए कौन सी सबसे बढ़िया जो आपकी तकनीक है वो कौन सी है। लेक्चर के यानी कि व्याख्यान विधि से, ठीक है, चौक एवं टॉक विधि से, जांच आधारित शिक्षण से, ठीक है, और आपका डी है कि जग एवं मग पद्धति से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रश्न नंबर 14 जो है, इसमें सबसे बढ़िया विधि क्या होती है कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। ठीक है, बच्चों से पूछ के, समझा के, आसपास के पर्यावरण से चीज़ों को बता के जो समझाया जाता है, वही सबसे बेस्ट तकनीक होती है। चलिए, पर्यावरण में ये आसपास की चीज़ों का हमेशा महत्व होता है। प्रश्न नंबर 15 भी इससे संबंधित है कि ईबीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार से भ्रमण के लिए सही है। ठीक है, तो विकल्प है कि पहला कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। ठीक है, चीजों को समझने के लिए, किसी दूर दराज एवं परिचित स्थान पर जाना। ठीक है, सी है कि किसी नजदीक स्थान पर जाना, अथवा डी है कि अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 को अगर आप देखें तो चीजों को समझने के लिए क्या है कि स्कूल जैसे जहाँ पे आप हैं, और उसका एग्जाम्पल देने के लिए जो बच्चों के लिए फैमिलियर भी हो और पहुंचने में भी आसान हो, तो आप देखेंगे कि पहले से उसको प्लान किया जाए कि बच्चों को समझाने के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ए ही होगा कि पूर्व योजना के साथ, प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर बच्चों को ले जाना। ठीक है, प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। ठीक है, किसी एक्टिविटी को फॉलो करना। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं, ये भी उसी से संबंधित है कि एक ईवीएस कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षक है कक्षा में खुश रहता है और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी उसके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। बी है कि अनुशासन एवं संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। सी है कि अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। डी है कि सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकें को पढ़ें और बेहतर समझ सके, पाठ्य पुस्तक को उस पर अंडरलाइन करें यानी कि रेखांकित करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है कि सी है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए,
प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना। ठीक है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना और उसमें जो उनका अवलोकन है उस चीज पे, जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना, एक्सप्लोर करना चीजों को। इसका सही उत्तर सी होगा। 17वें पे चलते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। बात ठीक है, तो उसमें कौन सा विकल्प आपको सही बताना है। ठीक है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवेश परिवार के सदस्यों के बारे में है। ठीक है, और सी है कि यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में है, और डी है कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप से अलग है, लेकिन ये क्या होता है कि जब वंश की बात आती है तो भाई ये किसी एक की बात नहीं होती, ये पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध के बारे में होता है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। यहाँ पे ज्यादा समझने लायक वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, इसमें पूछा गया है कि ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ठीक है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। विकल्प हम लोग देखते हैं, चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, और डी है सूची बनाना। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो अवलोकन आसपास का पर्यावरण है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे जो चर्चा, डिस्कशन के माध्यम से, चीजों को समझने के माध्यम से चीजों को बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। विकल्प ए है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। ठीक है, उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। ठीक है, कक्षा उनसे मतलब अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, और अंतिम विकल्प है कि उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। देखिए इसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा आपको मैं बताऊं कि बच्चों से जो अगर मानचित्र की मैपिंग की बात आती, जैसे अब यहाँ पे है कि उनके पहला विकल्प जैसे है कि उनसे घर का अपने घर का रेखा चित्र बनाना, तो घर का तो उनको मैपिंग समझाने में उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रास्ता और चीजें और भी वनस्पतियां होती हैं उनको समझाने के लिए। उसके बाद इस तरह से सी है कि कक्षा के लिए भी उतना उपयोगी नहीं होगा, आस पड़ोस का बनाना उपयोगी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा वो बी होगा कि उनके स्कूल से घर का रास्ता जो है उनके माध्यम से उनको मैपिंग को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। क्योंकि बहुत क्लास 3 की बात हो रही है, तो जो इसमें देखिए पहले भी वही चीज पढ़ा हमने कि बच्चे जहाँ पे फैमिलियर हों, जहाँ से पहले जानते हो उसी के आधार पर ज्ञान देना और आसपास की चीजों का ही ज्ञान देना है उनको। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का श्रीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प को देखते हैं कि विद्यार्थियों से कहे कि वह जानवरों की सूची बनाएं। ठीक है, दूसरा विकल्प बोल रहा है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। ठीक है, सी बोलता है कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएं। ठीक है, और डी बोलता है कि विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर उनके सामने जो है उनको समझाने का प्रयास करें। अच्छा आप ही बताइए कि उनको चित्र बताना समझाना अच्छा रहेगा कि जानवरों का नाम बता के उनको बस जानवरों के बारे में समझाना अच्छा रहेगा, अथवा जो है उनको चिड़ियाघर में या प्रत्यक्ष रूप से जानवरों को दिखाया जाए तब वहां पे चीजें उचित होंगी। तो आप खुद ही समझेंगे कि बच्चे जो चीज देखेंगे वो ज्यादा उनके जहन में उतरती है। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों को जो है कहाँ लिया जाए, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए ले जाना सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो थीम है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम लिखा है वो थीम होगा, यानी कि पशुओं के बारे में पढ़ाने के लिए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश का आप लोग पढ़ सकते हैं, टीचर हैज द टीच द सब थीम एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे सब थीम या उप थीम लिखा है, यहाँ पे थीम होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इस हिसाब से ये होगा। प्रश्न नंबर 21 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है कि डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग जो है विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब समझाने में सहायता करने के लिए नीचे कुछ वैज्ञानिक विधि को मतलब उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया उससे संबंधित कुछ विधि है उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आपने पढ़ रखा है तो ही इस तरह के प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस याद करना कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प को हम लोग देखते हैं, परिणामों को अंकित करना या रिकॉर्ड करना, निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है अनुमान का परीक्षण करना, और 5 है अनुमान लगाना, और 6 है परीक्षण करना। ठीक है, तो
इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग कभी और पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको अगर उत्तर बताऊं इसका, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका यही आएगा कि भाई किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी काम को करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी चीज़ों को जानना होता है, यानी कि इंक्वायरी करना होता है, यानी कि वहाँ पे प्रश्न पूछना आवश्यक होता है। ठीक है, और प्रश्न पूछने के बाद जो है उससे संबंधित नॉलेज के लिए परिकल्पना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 2 अगर आप मिलाएं तो 6 4 है, यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद 5 4 1 आएगा, ये ठीक है। अनुमान लगाना, और उसके बाद आपका आ जाएगा अनुमान का परीक्षण करना। अगर अनुमान आपने लगाई ये तो अपने आप पता लग रहा है कि 5 के बाद 4 आएगा और अंतिम में 1 आएगा कि परिणामों को अंकित करना, क्योंकि रिकॉर्ड परिणाम सबसे बाद में आएंगे। आप वैसे भी जनरल वैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। बहुत बढ़िया है। जैव विविधता कैसे आप लोगों को समझाएंगे, कैसे? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें बांटेंगे, लेख पढ़ने के लिए देंगे, अथवा प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाएंगे, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाएंगे, या विलुप्त पक्षियों के जो है वार्ता या भाषण का आयोजन करेंगे, उनको उस मुद्दों में व्याख्यान देंगे या समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे उत्तम विकल्प आपको होगा कि भाई मैंने बताया कि उनको प्रत्यक्ष रूप से, चलचित्र भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक विकल्प दिया है कि अभ्यारण्य में अवलोकन कराने के लिए ले जाएंगे, आसपास से वो जल्दी सीखेंगे बच्चे, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, वो सी होगा। ठीक है, 23 प्रश्न नंबर 23 हमारा कहता है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। ठीक है, तो जो बच्चा है उसकी जिज्ञासा के लिए कार्य करे, तो यहाँ पे विकल्प दिया है कि उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ए है कि उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए जिज्ञासा पूरी करने के लिए, उसे अधिक स्नेह देना चाहिए, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, अथवा उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर इस हिसाब से आएगा कि जाहिर सी बात है कि उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए। स्नेह देने से काम नहीं बनेगा, अगर उसके पास जो जिज्ञासा है उसको टाइम देके आप पूरी नहीं करेंगे तो कैसे पूरा होगा। और बाकी जो नीचे के विकल्प हैं वो उतने ज़्यादा उपयुक्त नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।